अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा आपको मालूम है कि कोई भी दिन बोरिंग नहीं होता। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सेनेट की जो करारदाद हुई मंज़ूर, उसका भी ज़रा तजिया करते हैं और उसके ऊपर फिर जो रिएक्शन आया है उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि फिर ये करारदाद मंज़ूर करवाने की ज़रूरत क्या थी कि अगर उसके बाद फिर सारा इस तरह का जो रिएक्शन हुआ है और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कह दिया गया और बाकी लोगों ने भी कह दिया। तो इसके साथ-साथ जो मामला चल रहे हैं सियासी सतह के ऊपर, वो क्या हो रहे हैं? किस तरीके से अब सुना है कि कुछ कागज़ात नामज़दगी जो हैं, वो पीटीआई के मंज़ूर भी हो गए हैं। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है? क्या इसमें किसी को कुछ मैसेज देना दरकार है या कुछ और मामला चल रहे हैं? तो इन तमाम अमूर का ज़रा जायज़ा लेते हैं और चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई से। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल आया है उसके ऊपर हमने रिएक्शन देखा कि जनाब माशाल्लाह मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे इकोनॉमिस्ट को कि सहाफ़त क्या होती है और कैसे घोस्ट राइटिंग नहीं होनी चाहिए और जो वेरीफ़ाई होने चाहिए सारे आपके कॉन्टैक्ट्स वग़ैरह और सोर्सेज़ वग़ैरह। तो इसमें एक ग्लोबल लेवल पे हमने देखा है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है इस आर्टिकल का और वो मैं आपको बल्कि थोड़ा-सा सुना भी देता हूँ कि उसमें अमेरिका में भी ये जो बाज़गश्त है वो हमने देखी है और वो ज़रा सुनिएगा, फिर आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि उसमें बातें क्या चल रही हैं जी। You're also seeing something other extraordinary. ये देखिए। At the time, you're also seeing something other extraordinary where members of his party who are filing to run for office, and there's a lot of video evidence for around the country that you may have seen this, they're filing to run for office and they're being arrested and abducted at the filing office. They're also arresting quote unquote approvers, people who signed their petitions as well. So you're not going to have any candidates for the people to choose from. So how can Pakistani people choose their government if there's nobody to choose from on the ballot? And is this something that is concerning? So I will say, without coming on the specific matters, we want to see free and fair elections that are conducted in accordance with Pakistan's laws. It's not for the United States to dictate to Pakistan how it conducts the exact specifics of how it conducts its election, but to make clear that we want to see those elections conducted in a free, fair, and peaceful manner that includes freedom of expression, peaceful assembly and association, and ultimately a full, open, reliable, vibrant democratic process. But it feels like election rigging of this level would merit sanctions if a Maduro-like government did something like this. It would seem like the State Department might come down a little harder. This is 250 million person democracy. We will continue to support democratic expression and vibrant democracy in Pakistan, but I don't need to preview from here. अच्छा जी, ये उनका स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान थे उनका जवाब था। आखिर में वैसे वो एक लफ्ज़ उनके मुँह से निकल गया जो कि शायद वो चाहते नहीं होंगे कि डेमोक्रेटिक सप्रेशन। तो वो जो डेमोक्रेटिक सप्रेशन है वो तो हम देख रहे हैं, वो तो हो रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हुआ है जो इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल का, वो ग्लोबल लेवल पे तो हुआ है। इसका ज़ाहिर है कि अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान आना, इसका मतलब है कि वो उसने कुछ ना कुछ लोगों को हिलाया है। योर टेक ऑन इट। देखिए इसरार साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग इस आर्टिकल से हिले हैं और जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान अपने असाब कमजोर कर चुका है या वो कमजोर हो गया है या वो उस तरह की मुजाहमत करने की पोजीशन में नहीं है, इस जिसे कहते हैं ना कि लोगों को यकीन नहीं था कि इस आर्टिकल ने जो रिफ्लेक्शन दी है वो एक ऐसे इमरान खान की दी है जो अभी भी अपने मौकफ पे बदस्तूर कायम है और उसमें कोई झोल नहीं है और उसने बकायदा उन तमाम कुव्वतों को इंडिकेट किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान का क्राइसिस भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर की तरफ भी नहीं बढ़ रहा। अच्छा, अब निगरान हुकूमत के अंदर ये बेचैनी भी समझ आती है, इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन है उनके अंदर भी ये बेचैनी समझी जा सकती है और मीडिया के महाज पर काम करने वाले हमारे वो इमरान खान मुखालिफ अनासर, उनकी भी परेशानी समझी जा सकती है कि सबको ये हैरानगी है कि द इकोनॉमिस्ट जैसा जरीदा, जो एक इंटरनेशनल जरीदा है जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, वो किस तरीके से पाकिस्तान के एक ऐसे कैदी का मजमून छाप सकता है जो उनके बकौल कन्विक्टेड है। और ये तो उन्होंने सहाफती असूलों की, अदालती पॉलिसी की बड़ी नफी की है।
और लोगों को यह भी हैरानगी है कि ये आर्टिकल कैसे लिखा गया है और कैसे पहुंचा और कैसे छपा है। अब मसला ये है कि मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि आज की दुनिया एक ग्लोबल दुनिया है जहां आप चीजें छुपा नहीं सकते। आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन दुनिया एक और आंख से देख रही होती है सारे सिनेरियो को जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है। लोगों को पहले से ये रिफ्लेक्शन थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर क्या हो रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से दीवार से लगाया जा रहा है और एक पॉपुलर लीडर को किस तरीके से दीवार से लगाया जा रहा है। ये बातें कोई नई नहीं है जो इमरान खान साहब ने की हैं। ये सारी वही बातें जो मैं आपके प्रोग्रामों में आप और बाकी लोग हम उठाते रहे हैं। और लेकिन सिर्फ इमरान खान के नाम के साथ जाना और एक ऐसे कैदी के साथ जाना जो इस वक्त जेल के अंदर है और जिसकी पूरी पार्टी पाबंद सलासल है, या उनको यरगमाल बना लिया गया है या उनको इंतखाबी मैदान में उतरने से रोका जा रहा हो, तो ये इसकी एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। यानी आप ये देखिए कि दुनिया के हुक्मरानों को कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंसिया है, दानिशवर हजरात है, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर है, जो डेमोक्रेसी को इंडिकेट उसको मॉनिटर करते हैं, उनके लिए तो उसने झंझोड़ा है ना काफी। और उसने बताया कि मैं किस तरीके से यहाँ खड़ा हूं और किस तरीके से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हुआ है और उसकी एक रिफ्लेक्शन हमने वजीर इत्तलात के बयान से देख ली है माशाल्लाह। जब मैं हमेशा कहता हूं ना कि जब बड़ी पोस्टों पे छोटे लोग आ जाएं तो आप उनसे कुछ इसी किस्म की तवक्को रखा करें जिस किस्म की तवक्को आजकल हम देख रहे हैं। वो निगरान वजीर आजम से शुरू हो जाए और निगरान वजीरों तक आ जाए, या निगरान वजीर आला तक आ जाए, या निगरानों के अंदर निगरान जो बैठे हुए हैं उनको अगर देखने की कोशिश करें तो लगता यह है कि मुझसे किसी ने पूछा कि अगर आपसे कहा जाए कि 2023 का एक बुनियादी नुक्ता क्या था, तो मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान की तारीख में, यानी कि एक साल की जो तारीख है सफर 2023 का, इसका बुनियादी नुक्ता इमरान खान की हिमायत और इमरान खान की मुखालफत थी। यानी सारा का सारा दायरा कार जो है ना जी, वो 2023 का इमरान खान के गिर्द घूमा है, चाहे उसकी हिमायत में और चाहे उसकी मुखालफत में। यानी जो सेंटर पॉइंट है वो इमरान खान था। अच्छा, अब मसला ये है उसको आप कैसे बाहर निकाल रहे हैं जबकि सारे सर्वे कुछ और कहते हैं, असेसमेंट्स कुछ और आ रही है, जायजे कुछ और पेश किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस आर्टिकल ने कम से कम आलमी मीडिया के अंदर एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना झंझोड़ा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है और इसके ऊपर आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि अभी आपने जो मुझे बयान सुनाया है अमरीकी तर्जुमान का, वो वही है ना कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाया जाए और एक ऐसे इलेक्शन की तरफ जाया जाए जो क्रेडिबल हो और डेमोक्रेटिक कुव्वतों को या डेमोक्रेटिक लोगों को दबाया ना जाए, उनको एक पूरा मौका मिला। ये एक रिफ्लेक्शन तो आ गई है, लेकिन अब खेल जरा उससे आगे चला गया है। वो जो इमरान खान कहते थे ना कि जी शायद पाकिस्तान में इंतखाब जो है वो इस वजह से नहीं हो पा रहा या इस वजह से शफाफ नहीं हो पा रहा कि उसकी बुनियादी वजह भी इमरान खान बने हुए हैं, तो उसकी एक रिफ्लेक्शन कल आपने देख ली जो सेनेट के अंदर कुछ हुआ है। और सेनेट के अंदर थोड़ा सा उसमें भी आ जाए, ये जरा मुझे बताएं कि ये जो सेनेट में हुआ है, अब ये हुआ क्या है? क्योंकि जिस तरीके से ये सारा कुछ रिपोर्ट हुआ वो हमने देखा, और जिस तरीके से संजरानी साहब को पता है किस तरह के आदमी है, उन्होंने ये सारा कंडक्ट किया, तो उसमें एक तो ये कि कोरम भी नहीं था और फिर कोरम की निशानदेही भी नहीं की गई, और फिर सेनेटर अफरानुल्लाह साहब ने तकरीर भी कर डाली, और फिर इतने भोले हैं और इतने चूचे हैं कि उन्होंने कोरम की निशानदेही ना उन्होंने की ना पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब ने की। तो फिर मतलब ये मकसद क्या था ये सारा कुछ करने का? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका एक बैकग्राउंड ये है कि लाहौर में कुछ अरसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की और नवाज शरीफ की 1-to-1 मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात की एक रोदात जो है हमारे एक बहुत प्यारे सहाफती दोस्त जो बड़े मुस्लिम लीग नून के करीब हैं उनसे मैंने सुनी थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि फजलुर रहमान साहब ने आके नवाज शरीफ को ये बावर करवाया है कि केपीके में मेरी हालत पतली है और पंजाब में आपकी हालत पतली है, बेहतर है कि हम इलेक्शन के मुकाबले में कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, और इस मौके पे हम शायद इमरान खान का मुकाबला ना कर सकें और इलेक्शन हमें सूट नहीं करता है। फिर आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल ये कहते आ रहे हैं, बल्कि 3-4 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेरा इस्माइल खान में, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब केपीके और बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इलेक्शन को आगे ले जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने सिक्योरिटी का रीजन बनाया, फिर मौसम का इशू बनाया, और फिर अपनी भी जाती सिक्योरिटी के इश्यूज भी बनाए।
अच्छा, उससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान का और आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू टीवियों पे चला था, जिसमें दोनों ने कहा था कि अगर इंतखाबात थोड़े से आगे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात। फिर उसके बाद आपने देखा कि आर्मी चीफ का भी एक बयान आया था कि इंतखाबात हर सूरत में मार्च से पहले होंगे, अगर उसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंतखाबात जरूर होंगे, ये उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। उसके बाद आपने देखा था कि एक उससे पहले एक कारोबारी तबका, ताजिरों का तबका, सनतकारों का तबका, वो आके मिला आर्मी चीफ से और उसने कहा कि देखिए सर, इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला मईशत है, आप मईशत पे फोकस करें, इंतखाबात को भूल जाए। और पहले मईशत फिर इंतखाबात, ये वो माजी वाला था ना, पहले इंतखाब फिर इंतखाब, तो इन्होंने कहा पहले मईशत फिर इंतखाब। उसके बाद फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह एक उलमाए कराम का एक बड़ा वफद जो है वो मिला आर्मी चीफ से। उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि सर, इस वक्त मुल्क में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, बल्कि इंतखाबात की बजाय जो है वो मईशत को बुनियाद बनाया जाए, उसको फोकस किया जाए। फिर आपने देखा कि कामरान खान जो है वो मुसलसल ट्वीट्स करते रहे हैं और कल भी उन्होंने ट्वीट किया है। उनके ट्वीट का मकसद जो है वो ये था कि बुनियादी तौर पे आप एक ऐसा मुतनाज़ा इंतखाब ना कराएं जो इंतखाब जो है इंतखाब के नाम पर अपनी साख को कायम ना कर सके, और इंतखाब से पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। कामरान खान साहब का जो ट्वीट है वो मैं पढ़ देता हूँ, जो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि सेनेटर ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को फरवरी 8 की अफरा तफरी एक और धांधलीज़दा इलेक्शन से बचाओ, वाशिंगटन काम के तसलसल, SIFC के तसलसल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के तसलसल का सिर्फ ये एक रास्ता है, पहले अंदरूनी इत्तेहाद पैदा करें, साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल बने, फिर हो जाएंगे इलेक्शन, अभी सिर्फ मईशत बहाली मिशन जारी रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये देखें ना, ये आपके बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब क्या किया जाए? जी, अब आप देखें ना कसाना साहब, आपको इस सारी जो मैंने बैकग्राउंड बताई है, अच्छा फिर हमारे कुछ और दानिश्वर हजरात भी ये बार बार कहते रहे हैं कि अगर आपने इंतखाबात से बचना है और इंतखाबात के अपने मर्जी के नताइज वसूल करने हैं, और वो पहले इमरान खान को बंदोबस्त करें, फिर इंतखाब का रास्ता इख्तियार करें। इमरान खान के बंदोबस्त किए बगैर इंतखाब नहीं होना चाहिए। ये भी बातें हमने सुनी। बंदोबस्त से मुराद क्या है? बंदोबस्त से मुराद ये है कि या तो उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से बिल्कुल निकाला जाए, या इस तरीके से उसको डील किया जाए कि वो इंतखाब में अपनी मर्जी का नतीजा हासिल ना कर सके, तो इसलिए उसका बंदोबस्त होना चाहिए। अच्छा, अब ये सारी बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये जो सेनेट की करारदाद है ये किसी पॉलिटिकल आइसोलेशन में नहीं हुई है। एक बात, इसको ये ना समझा जाए कि ये 10-12 सेनेटर की कहानी है, ये इसके पीछे एक पस मंजर है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब हुआ ये है कि ये चेयरमैन सेनेट इस खेल का मरकजी किरदार है, वो हमेशा से किरदार रहे हैं। और आपने देखा जब वो अपना मिलिट्री कोर्स वाला मामला आया था तो उसमें भी इसी तरीके से बैठे हुए थे चंद लोग और उन्होंने कसरत राय से मंजूर कर ली थी करारदाद। तो सादिक संजरानी साहब जो है वो इस खेल के मरकजी किरदार थे और उन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि ये एक रेजोल्यूशन आने वाला है। एक बात, और खामोशी से वो रेजोल्यूशन पास करके फिर कल ही शाम को बड़ी तेजी से उसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, सब जगह पर पहुंचा भी दिया। तो इसका मतलब ये है कि कोई कुव्वतें तो हैं ना जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती हैं, इलेक्शन के मुकाबले में कोई पैरेलल सिस्टम चाहती हैं, उसकी एक रिफ्लेक्शन कल सेनेट से आई है। अच्छा, अब एक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन होती है, उसकी कोई कानूनी हैसियत उस तरह से नहीं होती, लेकिन और उसका रिफ्लेक्शन भी दे दिया इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं जी इलेक्शन तो अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, फिर आप ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की मुनाफकत, एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन वक्त पे चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के गैर अहम अफरादों को खड़ा करके ये सारा खेल खेला गया। एक बात। अच्छा, अब मैं कहता हूं यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी संजीदा होंगे, मैं इनकी बात को इत्तेफाक कर लेता हूं, और PTIB को भी शामिल कर लेते हैं, तीनों को शामिल कर लेते हैं। अब कल आज ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो है ना तहरीक अदम तमाद पेश करें, इनकी मेजोरिटी है, उन्होंने एक बड़ी साजिश की है और जमहूरियत के खिलाफ और इंतखाबात के खिलाफ आप सब लोग मिलके इनको तो आउट करें ना सीन से, अगर आप वाकई मुखलिस हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर ही हूँ। वो एक शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं एक लोगों को, बस एक वक्ती तौर पे, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना। अच्छा, फिर एक और चीज देखिए, अगर इंतखाबात के माहौल अभी क्यों नहीं बना, नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं वो मीनारे पाकिस्तान के बाद जो है ना वो या तो पंजाब हाउस मरी गए थे या वो जाती अपना उम्रा के अंदर ही बैठे हुए, और जाती उम्रा से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो क्या मजबूरी है
वो जो मेहताब अहमद खान अब्बासी जो है, वो जो उनके साबिक अपने रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ का अलमिया ये है कि उनके पास फैसलों की ताकत नहीं है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। अब उसकी भी रिफ्लेक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो रही है, ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के बरक्स हो रही है। लेकिन कैसे हो रही है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कौन करवा रहा है ये भी सबको पता है। मुस्लिम लीग काफ के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है वो भी सबको पता है। तो इसलिए ये खेल जो है, वो जो आपने शुरू में कहा ना कि पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो पाकिस्तान में हमेशा क्योंकि पुतली तमाशे का खेल जारी रहता है ना, एक सर्कस का खेल जारी रहता है ना, और वो मुहिम जो है एडवेंचरिज्म है वो जारी रहता है। तो उसकी रिफ्लेक्शन फिर डेली बेसिस के ऊपर आती है। यानी जितनी तेजी से पाकिस्तान में ये चीजें नजर आती हैं, कभी दुनिया के जमहूरी मुल्कों में इतनी तेजी नहीं आती जितनी तेजी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास जमहूरियत थोड़ी है। हमने तो जमहूरियत को एक डुगडुगी बजाया हुआ है और उसके साथ तमाशा खेलते हैं, और रोजाना की बुनियाद पे अवाम को मुतासिर करने के लिए एक नया तमाशा दरकार होता है ना जी, तो हमें करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये गेंद बुनियादी तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है ना, जिन्होंने कहा था कि ये पत्थर की लकीर है, और कल भी कहते हैं कि पत्थर की लकीर है। अब जरा एक काम करें ना चीफ जस्टिस साहब, ये चेयरमैन सेनेट समेत इन तमाम सेनेटरों को बुलाएं और उनको नोटिस जारी करें, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत की है। आपने तो हमें जर्नलिस्टों को कहा था कि आपने टीवी टॉक के अंदर बात ही नहीं करनी इसके ऊपर। तो अब जरा जो लोग सेनेट के अंदर बैठ के, एक मुकद्दस इदारे के अंदर बैठ के ये काम कर रहे हैं, और देखिए हमने इसके साथ साथ सेनेट का भी मजाक उड़ाया है, यानी सेनेट को हमने एक पपेट इदारा बना दिया है जिसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक रिमोट कंट्रोल से चला के अपनी मर्जी की करारदादें पास करते रहे। लेकिन इस तस्मान भी ये जो आपने बात की है काजी साहब की, काजी साहब का तो आपको पता है कि एक तो उन्होंने ये बड़े, उनको पार्लियामेंट की बालादस्ती उनको बहुत अजीज है। तो अगर वो अजीज है तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला एक्ट जो था उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि जी जो 300 या 250 लोग हैं उनका जो एक इज्तिमाई दानिश है वो 5 लोगों के ऊपर हावी होना चाहिए, 5 का उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि अपनी कोर्ट की बात कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि फिर तो उस लिहाज से तो फिर उनको, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अपना जो उनका नजरिया है उसके मुताबिक तो फिर उनको सेनेट की करारदाद के सामने सबमिट करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि चूंकि यवान बाला से ये करारदाद आ गई है इसलिए मेरी पत्थर की लकीर खत्म हो गई, तो इनकी बात मान ली जाए। ये भी तो एक पॉइंट है। अब ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है सेनेट का इस रेजोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहे कि जनाब देखिए यवान बाला ने ये करारदाद पास की है, आप बताइए क्या करें, क्योंकि आप तो कहते हैं कि पार्लियामेंट मुकद्दस है और पार्लियामेंट के फैसले जो है वो मुकद्दस हैं। अब जब तक इस करारदाद की नफी नहीं होती तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी बता दीजिए। और अभी मैं आपको बताऊं, इस खेल का एक और स्क्रिप्ट भी तैयार हो गया है। अभी आप अगले कोई 2-3 दिनों के अंदर देखेंगे और मुख्तलिफ ग्रुप सामने आएंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन के, और वो कहेंगे कि जी इलेक्शन वगैरह जो है ये मसले का हल नहीं है और इलेक्शन की बजाय पहले मईशत को कंट्रोल किया जाए। एक बात। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, पीटीआई के कुछ लोग भी चाहते हैं कि ये 8 फरवरी वाला जो इलेक्शन है ना ये थोड़ा सा आगे जाए। उसकी एक मंतक है, वो जो कामरान खान ने अपनी ट्वीट में भी की है। उनका ख्याल है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन करवाया जा रहा है ना जी, इस इलेक्शन से पहले एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड का, और हमारे तमाम लोगों को रिहा किया जाए, हमारे तमाम लोगों को आजादाना बुनियादों पर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत मिले, इमरान खान साहब बाहर आए, पार्टी को लीड करे। ये सारी उनकी बातें हैं। उनका ख्याल है कि अगर इंतखाब इस बुनियाद पे पोस्टपोन होता है और उसके नतीजे में हमें शायद कोई अब लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई बेहतर सूरत हाल नजर आती है तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अगर आप इस दफा इंतखाब को पोस्टपोन करेंगे तो फिर अगली दफा कब इंतखाब होगा इसके बारे में तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और ये मैं आपके प्रोग्रामों में बहुत शुरू में कहता था, ये जो खेल रिजीम चेंज का शुरू हुआ है ना, बज़ाहिर तो आपको ये लगा है कि ये इमरान खान के खिलाफ खेल था। मैंने आपको कहा था ये खेल अल्टीमेटली पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को भुगतना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि इसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के कानून को। और ये भी कहा था कि इस पूरे खेल के नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो भी सुकड़ेगी, मजीद खराब होगी। क्योंकि देखिए ना, ये जो हम खेल रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब के अंदर सुना है मेरी इतलात के मुताबिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। जैसे उन्हें बताया गया था, जैसे उन्हें दिखाया गया था मंजरनामा, ये मंजरनामा वो नहीं है
यानी मैं कल एक और मुस्लिम लीगी सहाफी जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं उनकी बात सुन रहा था। वो मुझे कह रहे थे कि यार हमारा तो ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब जब लाहौर उतरेंगे तो पाकिस्तान में एक इनकलाब आ चुका होगा। एक बात उनका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुर्दा जिस्म में जान पड़ जाएगी और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो नीचे गिर जाएगी और नवाज शरीफ मकबूल तरीन रहनुमा बन जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये लगा कि नवाज शरीफ जो है वो सारी कुव्वतों के लिए काबिल कबूल भी हो जाएगा। लेकिन अब ये सारा तजर्बा इसलिए नाकाम हो रहा है क्योंकि नवाज शरीफ को भी अंदाजा है कि गेम कहाँ जा रही है, इसलिए वो ड्राइंग रूम में होकर बैठ गए हैं। अच्छा, अब वो जो जिन्होंने उनके लिए सहूलतकारी करनी थी नवाज शरीफ के लिए, उनको भी अब अंदाजा हो रहा है कि भाई ये लाइबिलिटी है, ये बोझ बन गए, इनके पास शायद वो कुछ नहीं है जो हमें दिखाया गया था या हमें बताया गया था। ये ऐसे ही है जैसे एक दफा किसी जगह पर फौजी क़यादत ने कहा कि हमें ये बताया गया था कि हमें इमरान खान के मामले को डील करना है और मईशत को दुरुस्त जो है ना वो इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब मिलकर करेंगे। वो जैसे मईशत को उन्होंने दुरुस्त किया वो आप सबने देख लिया। तो ये जो था ना कि इमरान खान का मुकाबला मैं कर लूंगा, वो नहीं होगा। कल मालिक साहब जो है आपके जो टीवी एंकर है अब्दुल मालिक साहब, मालिक साहब ने कल लाहौर के बारे में जी लाहौर के बारे में उन्होंने कहा है कि लाहौर का जो एक सर्वे हुआ है 14 निशिस्तों में से सिर्फ 3 निशिस्तें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी कहा जा सकता है कि पीएमएलएन वाज़े तौर पे जीत सकता है और उसमें मरियम नवाज है, उसमें नवाज शरीफ साहब है, उसमें शहबाज शरीफ है। यानी पूरी मुस्लिम लीग नून लाहौर में जो उनका किला है उसमें स्टेक के ऊपर लगी हुई है। तो ये रिफ्लेक्शंस है ना नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी के बारे में, जिनको बड़ा जोम था कि नवाज शरीफ के आने से इनकलाब आ जाएगा, वो नहीं आ सका। और उसकी मालिक साहब की स्टेटमेंट, मालिक साहब कह रहे हैं कि एक इदारे ने सर्वे करवाया है, उनकी रिपोर्ट है कि लाहौर में कौमी असेंबली की 14 में से सिर्फ 3 सीटें नून लीग जीत रही है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराहट है। अब अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अब खेल ये हो रहा है, वो जो आपने एक सवाल और उठाया था ना जी कि आगे क्या होना है। आगे ये होना है, 2 बातें होनी है। या तो आपने डंडी पट्टी और डंडे के जोर पे, जबर की बुनियाद पे, जबरदस्ती की बुनियाद पे एक ऐसा इंतखाब कराना है जिससे आप अपनी मर्जी के शायद नताइज वक्ती तौर पे हासिल कर ले, लेकिन उससे पूरा इंतखाबी निजाम, सियासी निजाम और जमहूरी निजाम स्टेज पे लग जाएगा और एक नई महाजराई, एक नया टकराव पैदा होगा। दूसरी सूरत यही है जो मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि खुदारा हमारी सियासी कुव्वतें भी और हमारी गैर सियासी कुव्वतें भी कोई दरमियानी रास्ता निकाले, मफाहमत का रास्ता निकाले। ये जिस तनाव के साथ, जिस दुश्मनी की बुनियाद पे, जिस टकराव की बुनियाद पे, जिस नफरत की बुनियाद पे, जिस तासुब की बुनियाद पे इंतखाबात का ये खेल खेला जा रहा है, इससे पाकिस्तान की कोई खिदमत होने वाली नहीं है। और सबको, मैं इमरान खान समेत सबको कहता हूं कि सबको अपनी अपनी पोजीशन को रिविजिट करना चाहिए और उसके अंदर से एक ऐसा रास्ता निकालें जो सबके लिए काबिल कबूल हो, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सबको इंतखाबात में। देखिए ना, एक और चीज देखें, ये कैसा, मैंने कल भी टीवी प्रोग्राम में कहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि 2018 के और 2024 के इंतखाब में आपको बुनियादी फर्क क्या नजर आता है। तो मैंने उनसे कहा कि फर्क बुनियादी ये है कि 2018 में नवाज शरीफ साहब नाहिल हुए थे, 2024 में इमरान खान को नाहिल किया जा रहा है। मैंने कहा 2018 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी को इलेक्शन में लड़ने की भरपूर इजाजत मिली, वहां सिवाय साउथ पंजाब से उनके लोग तोड़े गए, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी पार्टी कमाल बना दी गई है। तो ये जो आप कंपैरिजन को देखें ना, तो हमने 2018 से और 23-24 के दरमियान सीखा क्या है, वही मोहिमजोई, वही एडवेंचर, वही हमारी पसंद और नापसंद, वही हमारी बात कर रहे हैं, तो उससे क्या निकलेगा। आप सीखने की बात आप कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि उनको कई सेनेटर्स ने ये बताया है कि काकड़ साहब ने उनको बताया कि जनाब आप इलेक्शंस भूल जाएं, सिर्फ आपने ये बात नहीं करनी, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि जनाब सेनेटर साहब आप लोग इलेक्शंस भूल जाएं, इलेक्शन नहीं होंगे, हम ही कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखें ना, जो लोग बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, वो तो उनका तो जाने का दिल नहीं कर रहा। सोलंकी साहब चाहेंगे कि वो वजारत इत्तलात छोड़ दें, काकड़ साहब चाहेंगे कि वजारत उज़्मा छोड़ दें, तो उनका तो ये स्टेक है कि वो ये सिलसिला चलता रहे और जैसे भी चलता रहे, उनको क्या। लेकिन सवाल ये है किसाना साहब, इनके कानों में ये बातें डाली किसने है कि आप लंबे अरसे के लिए आए हैं? किसने कहा है कि आप नहीं जाने वाले, आप रहेंगे? मैं तो, आपको याद है जब पंजाब की निगरान हुकूमत बनी थी तो मैंने उस वक्त कहा था, मुझे बहुत से जो सूबाई वज़रा थे उनसे जब मेरी मुलाकात होती थी वो कहते थे कि कोई इलेक्शन नहीं होगा पंजाब का, हम तो लंबे अरसे के लिए आए हैं।
अब भी अगर काकड़ साहब ये कह रहे हैं और हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक रिफ्लेक्शन उनके अंदर जहनों में डाली गई है कि आप नहीं जाने वाले, आपने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, हम इलेक्शन के नाम पर आपकी हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे। और ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि जनाब अगर हुकूमत ने लंबा होना है तो शायद काकड़ साहब की कुर्बानी तो देनी पड़ जाए, फिर शायद किसी और को सामने लाया जाए। ये बातें भी चल रही हैं, लेकिन सवाल मेरा यही है कि इंतखाब का होना बहुत जरूरी अमर होता है जमहूरियत के प्रोसेस के अंदर, और इंतखाब की शफाफियत का होना ये उससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपने इंतखाब भी नहीं कराना, आपने इंतखाबात की शफाफियत को भी मेंटेन नहीं करना, आपने वही आंख मचोली का खेल जो है, पुतली तमाशे का खेल, उसको जारी रखना है, उससे आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कहां छोड़ेंगे, पहली बात। अच्छा, फिर आपको ये भी याद होगा 16 माह पहले जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 16 माह के लिए, उस हुकूमत में भी, और फिर जब निगरान हुकूमत आई थी उस वक्त भी हमें तो यही कहा गया था ना, डॉलरों की बारिश होने वाली है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से डॉलर आने वाले हैं, दुनिया के बेशतर दोस्त इस्लामी ममालिक हमारे लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमने वो कौंसल भी बना दी। लेकिन सर दुनिया जो है वो एक और तरीके से देखती है कसाना साहब, वो अपने इंटरेस्ट को देखती है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, किस तरह से चीजों को लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ एक और प्रोपेगेंडा भी किया गया जिसकी बैरिस्टर गौहर साहब ने तरदीद भी की है कि जनाब उनके नाम से मंसूब कर दिया गया कि हमने IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने से इनकार कर दिया है और हमने कहा है कि आइंदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मेरी तो कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। तो आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी को रखना है। अच्छा, अब आप देखें कि इलेक्शन में 1 माह रह गया है, कोई इलेक्टोरियल प्रोसेस अभी तक उस तरह से स्टार्ट नहीं होगा। फिर टीवी पे आके एतजाज हसन समेत बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पैसे नहीं खर्च करने क्योंकि इलेक्शन नहीं होगा। बहुत से दानिश्वर कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब आप ये इमरान खान का क्योंकि बंदोबस्त नहीं हो रहा इसलिए इलेक्शन नहीं होगा। यानी हम एक ऐसी एम्बिग्युइटी क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वजीर आज़म या निगरान वजीर जो है वो भी अपना रंग डाल रहे हैं, सियासी कुव्वतें भी अपना रंग डाल रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी ये भी अपना रंग डाल रहे हैं, मौलवी अपना रंग डाल रहे हैं, मीडिया अपना रंग डाल रहे हैं। कल मैंने किसी को कहा, मैंने कहा देखिए हमारे मीडिया के अंदर भी इलेक्शन पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हो रही, हमारे मीडिया में इलेक्शन के होने या ना होने के बारे में सारी गुफ्तगू हो रही है। इससे ज्यादा और एम्बिग्युइटी और क्या अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है सर। सही बात। अच्छा, आखिर में सर मुख्तसर ये बताएं कि ये जो कुछ कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं PTI के, फाइनली ज़्यादा के तो नहीं हुए लेकिन फिर भी चलें कुछ के हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी वगैरह के, लेकिन वो सिंध से हुए हैं, दूसरी जगहों से हुए हैं। तो इसको क्या समझा जाए कि ये कोई स्ट्रेटजी चेंज है या वैसे ही कुछ इनको ख्याल आ गया कि मेरा ख्याल है कोई जितने कागजात मुस्तरद हुए थे ना जी, उसमें से कोई 80% के करीब 10 तारीख तक बहाल हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा। और ये अभी क्योंकि आपने कल एक बड़ी पूरा रेला देखा है, कल KPK के अंदर भी काफी लोगों के मंजूर हुए हैं, ये प्रोसेस क्योंकि 10 तक चलना है, तो 10 तक मुझे उम्मीद है कि 70% 80% कागजात लोगों के कबूल हो जाएंगे। कुछ लोगों को टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर शायद बाहर रखा जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये मैंने उस दिन भी कहा था कि जो कुछ रिटर्निंग ऑफिसरों ने किया वो मैंने कहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके, अदालतों में जाके ये पिट जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर उन्होंने किया गया, वो पिट गया। उससे क्या सबक मिला? अच्छा, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या थे, कौन थे? ये डिप्टी कमिश्नर थे ना जी, आपके मुतल्लिका इंतजामी अफसरान थे ना। इन्हीं के बारे में तो वो उमैर नियाजी साहब ने खत लिखा था चीफ जस्टिस साहब उसमें इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये जो सारी ब्यूरोक्रेसी है ये तो हमारे मुखालिफ खड़ी हुई है, ये हमें निकालना चाहती है इलेक्टोरल प्रोसेस से, आप जुडिशरी के अंडर इलेक्शन करवाएं, ठीक है ना। अच्छा, एक दो बातें मैं एक छोटी छोटी बातें आपसे कॉल करना चाहता हूँ। देखिए कितनी बदकिस्मती है, आज तक पाकिस्तान में ये तय नहीं हो सका कि इलेक्शन जुडिशरी के अंडर होना चाहिए या इंतजामिया के अंडर होना चाहिए। एक बात ये तय नहीं हो सका कि इलेक्शन जो है वो हमने किस तरीके से करवाना है, इलेक्शन कमीशन करवाएगा, सदर पाकिस्तान करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट करवाती है इलेक्शन। यानी जो बुनियादी सवालात हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो भी हम तय नहीं कर सके। इलेक्शन का आमला कौन होगा, हमें अब कहा जा रहा है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, यानी आपके पास कोई स्टाफ भी उस तरह से नहीं है। यानी हम खुद इसके अंदर ऐसे हमने डॉट रखे हुए हैं जिसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चला के ना फिर हम अपनी मर्जी के नतीजे हासिल करने की कोशिश करते हैं।
हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें बिलीव रखना चाहिए और बिलीफ इस तरह होना चाहिए कि जो कोर कमांडर्स ने भी कहा था, तो मेरा ख्याल है उस पे भी हमें यकीन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुलेमान भाई, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।